नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। राहुल गांधी माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो। आजकल बीजेपी की जो सरकार है वो पार्लियामेंट के अंदर उसने अपने आप अपनी कोर्ट लगाई, उसने अपने आप अपना निर्णय सुना और उसके निर्णय के अनुसार राहुल गांधी दोषी हैं। उन्होंने विदेशी धरती पे जाके देश का अपमान किया और राहुल गांधी माफी मांगो, ये उनका मुख्य प्लैंक है जिसकी वजह से पार्लियामेंट चल नहीं रही। मैं दो तीन रेफरेंस के तौर पे आपको बता दूं कि ये जो माफ़ी मांगो, माफ़ी ये करो, ये भावना आती कहाँ से है, तो थोड़ा इसको भी समझने की ज़रूरत है। क्योंकि राहुल गांधी माफ़ी मांगो, इसकी भावना का कोई ना कोई तो बीज होना चाहिए ना। तो इसको शुरू करना पड़ेगा हमें अपने सावरकर साहब से। सावरकर जी के जो लिखित, कई लोग तो कहते हैं 18 माफ़ीनामे, लेकिन जो लिखित हैं 5 माफ़ीनामे, जब वो 1911 में काला पानी गए अंडमान, तो उस समय 1911 से लेके 1921 में वो वापस आए। इस बीच उन्होंने 1919 तक, 1912 से 1921 तक के बीच में उन्होंने 5 माफ़ीनामे लिखे थे और वो सब अवेलेबल हैं। मतलब वो कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने सुना था, मेरे पापा जी ने सुना, मेरे दादाजी ने सुना, वो अवेलेबल हैं रिकॉर्ड्स में। वो ये कहते हैं वो स्ट्रैटेजी थी। स्ट्रैटेजी ये थी कि माफ़ी मांग लेंगे, फिर वापस आ जाएंगे और फिर आंदोलन चलाएंगे। हालांकि माफ़ी की शर्तों में साफ साफ लिखा था कि हम इस तरह के किसी आंदोलन में मेरा कोई लेना देना नहीं है और हम ब्रिटिश सरकार की पूरी मदद करेंगे। ये माफ़ी की शर्तें थी। लेकिन अब कहते हैं ये स्ट्रैटेजी थी, अब कहा जाता है कि वो इट वॉज अ प्लान, इट वॉज ए स्ट्रैटेजी। तो एक चीज़ बताइए, अगर ये स्ट्रैटेजी इतनी कारगर थी, इतनी बढ़िया थी, जो 1921 में सावरकर साहब ने इसको कर दिया था, तो भगत सिंह तो 1930-31 की बात है। तो भगत सिंह ने क्यों नहीं माफ़ी मांगी? बिस्मिल ने क्यों नहीं माफ़ी मांगी? अशफाकुल्लाह ने क्यों नहीं माफ़ी मांगी? क्योंकि अब या तो उनकी स्ट्रैटेजी ठीक नहीं थी, या उनके देश प्रेम में कहीं कुछ वो समझ नहीं पाए। सावरकर जी ज़्यादा समझ गए इनकी स्ट्रैटेजी, क्योंकि ये समझना ज़रूरी है। अगर माफ़ी मांगना पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी है तो फिर भगत सिंह और बिस्मिल और अशफाकुल्लाह, जो भी उस समय के क्रांतिकारी हैं, सबको माफ़ी मांगनी चाहिए थी। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो जेल में, मैं चंद्रशेखर आज़ाद का नाम नहीं लिया है तो इसलिए नहीं लिया है क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद पुलिस से, अंग्रेज़ों से लड़ते हुए मारे गए थे और आत्महत्या की थी उन्होंने। तो अब ये क्या स्ट्रैटेजी है? मेरे हिसाब से अब राहुल गांधी को आज ये डिसाइड करना है कि उनको सावरकर जी के रास्ते पे चलना है, वीर सावरकर, या उनको शहीद भगत सिंह के रास्ते पे चलना है। ये डिसाइड राहुल गांधी को करना है, क्योंकि एक शहीद का रास्ता है और एक सावरकर जी का रास्ता है जो स्ट्रैटेजी का रास्ता है। तो स्ट्रैटेजी कहां से होगी? मैं एक चीज और आपको बता दूं, ये कहना ना, वो कोई ये नहीं है कि वो जब 1911 में गए और उसके बाद उनको, वो 1911 के जाने के कुछ महीने के अंदर ही उन्होंने अपना पहला माफीनामा भेजना शुरू कर दिया था। तो वो पहले से ही कोई ये नहीं था कि वो बहुत साल रह गए और फिर वो टूट गए। टूट नहीं गए, पहुंचे 2-4 महीने के अंदर माफीनामा लिखना शुरू। एक चीज और आपको जाननी चाहिए, और वो जाननी इसलिए चाहिए कि उसका एक रेलेवेंस है। जब ये छूटे 1924 के आसपास, तो इनको ब्रिटिश सरकार से वजीफा मिलता था। ब्रिटिश सरकार ने इनको एक वजीफा बांधा, और कितना बांधा? 60 रुपया महीना। उस समय का मैं ऐसे ही उलट पुलट करके रेट देख रहा था सोने का, तो सोने का रेट उस समय करीब 17-18 रुपया तोला था 10 ग्राम का। तो अगर वैसे देखिए तो करीब 3.5 तोला या 35 ग्राम सोना आ जाता। आज सोने का रेट करीब 55-56 हज़ार है, 55 से 60 हज़ार के बीच में पकड़ लीजिए। तो अगर 60 हज़ार पकड़ते हैं तो 2.25 लाख, अगर 55 पकड़ते हैं तो 2, मतलब 2 लाख के आसपास के वजीफा इनको मिलता था। और ये वजीफा अंग्रेज इतने मूर्ख थे कि उनकी समझ ही में नहीं आया कि एक स्ट्रैटेजी बना रहे थे अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने की, उसके लिए वो वजीफा देते थे। वारे मूर्ख अंग्रेजों, मतलब कितना दिमाग वाले थे बिल्कुल वो, कि अंग्रेजों को बेवकूफ बना के वजीफा ले लेते थे और उन्हीं के अगेंस्ट वो बनाते थे। दूसरा एक बात ये भी जानना है कि कितने लोगों ने इनको छोड़ के इस स्ट्रैटेजी को अपनाया था, इवन इन अंडमान, ये भी जानना जरूरी। अब दूसरे एक महापुरुष इस लाइन के आता है, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब मैं भाजपा की बात किया तो उसको थोड़ा उस साइक को, उस मनोवृत्ति को समझना जरूरी है। तो ये तो सबसे बड़े लीडर हुए, एक जो संस्थापक हुए
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, उनकी बात भी थोड़ा समझ लीजिए। मैं इसलिए ये बता रहा हूं कि समझिए ये क्या है, ये हिस्ट्री आपको समझ में आनी चाहिए। 1940 के लाहौर सम्मेलन जो था, उसमें मुस्लिम लीग ने ये प्रस्ताव पास किया कि हमें पाकिस्तान चाहिए, टू नेशन थ्योरी जिसको बोलते हैं। और वो प्रस्ताव किसने रखा था पाकिस्तान वाला? वो प्रस्ताव रखा गया था फजलुल हक द्वारा। फजलुल हक नाम याद रखिएगा क्योंकि आगे इसी से रिलेटेड है। 1941 में मुस्लिम लीग के नेतृत्व में हिंदू महासभा ने मिलके बंगाल में सरकार बनाई। नेतृत्व मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा के साथ मिलके मिलीजुली सरकार बनी। उस सरकार में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब वित्त मंत्री, और उसके जो चीफ मिनिस्टर कौन? फजलुल हक साहब, जो 1940 में पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव पास करा के मुस्लिम लीग से आ गए थे। वो क्या थे उसके साथ? वो मुख्यमंत्री, ये उनके वित्त मंत्री। इतनी क्लोजनेस थी। और ये भी मैं बता दूं कि उसमें कांग्रेस नहीं थी उस गठबंधन में। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ने बंगाल के जो गवर्नर थे जॉन हर्बर्ट, उनको 1942 में पत्र लिखकर भारत छोड़ो आंदोलन, जो क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 गांधी जी का था, जो एक बड़े स्केल पे पूरे देश में चल रहा था, उसको कैसे कुचला जाए, उसको कैसे खत्म किया जाए, इसके उपाय सुझाए थे। वो लेटर भी है। ये सब हियर से मन की बातें नहीं है, ये लेटर्स है, डॉक्यूमेंटेड है। एक चीज ये समझनी होगी, ये बिल्कुल क्लियर। और ये अंग्रेजों के साथ क्यों गया? वो आज तक आपको इनका देखेगा कि वो कहीं ना कहीं इस पार्टी में घर कर गया है। अगर वो डीएनए है, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं वो क्या कहते हैं कि इंडिया बड़ी इकोनॉमी, हम छोटे इकोनॉमी, तो हमें थोड़ा ये देख के बात करनी चाहिए। मतलब जो ताकतवर है उसके सामने जरा उसके साथ ही रहो तो ज्यादा ठीक है। ये मनोवृत्ति उस समय भी थी। मेरा मन नहीं था लगाने का, मैं ईमानदारी से बताऊं, मेरा बहुत आदर है उस व्यक्ति के प्रति, लेकिन फिर भी चूंकि अगर ये मैं आपको नहीं बताऊंगा तो मैं शायद ईमानदारी नहीं करूंगा। मैं एक लिंक दे रहा हूं, हेडिंग आपको दिखा दे रहा हूं। अटल बिहारी वाजपेयी साहब का 1942 आंदोलन में क्या रोल था, आप उस लिंक को, क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में है, वो लेख लिखा गया है, उस लेख के लेखक हिंदुस्तान में रहते हैं, उनके ऊपर कोई मानहानि का मुकदमा इस तरह का नहीं हुआ है। तो आप खुद पढ़ लीजिए और आप खुद निर्णय ले लीजिए। मैं उस बारे में नहीं कह रहा हूं जानबूझ करके। एक लेकिन बात और कहूंगा, और वो बात इसलिए कहूंगा कि वो जरा बात समझना जरूरी है। एक आपको याद है ना, नूपुर शर्मा, नवीन जिंदल साहब, मतलब ये बीजेपी के ऑफिस बेरर लोग थे। उन्होंने एक रिमार्क दिया। उस रिमार्क के बाद कतर में क्या हुआ? कतर में बुलाया गया इंडियन एम्बेसडर को, और वहां एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन रिलीज हुआ। और ये भारत सरकार की ऑफिशियल पोजीशन थी कि नहीं वो, और बीजेपी की ऑफिशियल पोजीशन थी नहीं वो हमारे फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, जो इनके प्रॉपर स्पोक्स पर्सन, जो कितने सालों से इनके लोग थे, उन्होंने जब इस तरह की बातें कर दी जो इनकी आइडियोलॉजी के हिसाब से थी। कोई गलत उन्होंने ऐसा नहीं कर दिया था कि उन्होंने कहीं लंदन और ईरान और तुरान की बात कर दी थी, आइडियोलॉजी की बातें कर दी। और जब एक बार किसी ने आंख तरेरी तो ये तुरंत इस पे आ गए कि नहीं ये हमारे से मतलब नहीं, ये फ्रिंज एलिमेंट है, आप हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। कतर में क्या करके आए थे, ये अच्छी बात है, इससे देश का मान बढ़ा था कि आपको आपके एम्बेसडर को बुला के एक्सप्लेनेशन पूछा जा रहा है। ये मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि ये थोड़ा समझने की जरूरत है। ये समझने की जरूरत है कि जब हमारे पार्लियामेंट में खड़े होकर आप कहते हैं ना कोई घुसा था ना कोई घुसा है, और जबकि वो घुसा हुआ है, तो क्या आप मान सम्मान बढ़ाते हैं? विदेश की धरती पे मान सम्मान घटाया, अपनी धरती पे कितना मान सम्मान बढ़ा इस स्टेटमेंट से? ना कोई घुसा है ना कोई घुसा है, ना कोई घुसा था ना कोई घुसा है, इससे मान बढ़ा। अब मैं एक दो छोटी बातें करके इसको खत्म करूंगा। छोटी छोटी चीजें हैं जो मुझे, क्योंकि कई लोगों की समझ में आता है ये दिक्कत क्या है, वेयर इज द प्रॉब्लम। तो जो मुझे लगता है कि ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, होता है, मनोवृत्ति है, इसमें कोई ऐसी बात मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई ऐसा असाध्य रोग है। काफी लोगों को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, कुछ लोगों को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी होता है, सब तरह का है, लेकिन इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के काफी लोग आप समाज में पाए जाते हैं। अब आप ये बताइए, मैं 5 सिर्फ बातें करूंगा, वो आपको बता देगा
राहुल गांधी से दिक्कत यह है कि राहुल गांधी को कोई आज लोग कह रहे हैं ना बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा बोले, बड़ा अच्छी बात कहे वो, तो राहुल गांधी तो हरदम ऐसा बोलते थे। एक पैसा लगा के वो करके आपको लगा कि नहीं नहीं हमारा उससे कंपैरिजन होगा, तो वो तो पढ़ा लिखा ज़्यादा लगता है, वो बातें ज़्यादा ठीक करता है, तो उसको पप्पू पप्पू करो। तो आप उसको पप्पू पप्पू करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि आप उसके पास ज्ञान था, आपके पास ज्ञान तो है नहीं, आप अजीब अजीब तरह की बातें करते हैं। कभी क्या नाली के पानी से गैस बना लो और क्या क्या मालूम नहीं, वो मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूं। दूसरा, संस्कार, जो हर बात में होता है ना कि संस्कारी संस्कारी, हमारे यहां है संस्कार की बात, हम सब लोग करते हैं। एक संस्कार उस व्यक्ति ने दिखा दिया, बाकी के लिए बात मैं नहीं करूंगा, मैं कई बार कह चुका हूं इसलिए उसको रिपीट नहीं करूंगा। राहुल गांधी की एक फोटो जब वो सोनिया गांधी चल रही थी और झुक के उनका फीता बांध रहे थे, मेरे ख्याल में वो एक ऐसी फोटो थी जिसने बहुत कुछ बिना कहे कह दिया। और जिस व्यक्ति जिसको इससे चोट लगती है, जो इससे आहत होता है, वो तो अपनी मां को दूसरे ढंग से ट्रीट करता है, कहता है कि मां का बहुत आदर है, लेकिन कभी आपने इस तरह का देखा? कहीं ये आपको लगा कि जेन्युइनली ये बात हो रही है? एक तो दूसरी बात ये। तीसरा, मुझे लगता है कि एक और जो कॉम्प्लेक्स जिसकी वजह से आता है वो आता है शिक्षा। वो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स और उसका इलाज नहीं है, क्योंकि एक कभी होता है ना कि जैसे हम लोग कई जगह होता है सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, फलाना वो आपको आपकी ज्ञान का सर्टिफिकेट दे रहे, तो सर्टिफिकेट इकट्ठा करने की एक उम्र होती है जब आपको अच्छा लगता है सर्टिफिकेट, कहीं भी चले जाते हैं, आपका सम्मान हो रहा है, आप चले गए, सम्मान करने वाले दो लोग, सामने बैठे दो लोग, आपका सम्मान हो रहा है, आप भी सम्मान पत्र ले रहे हैं, बड़े खुश हैं, घर में भी आके बता रहे हैं सम्मान हुआ सम्मान हुआ। उसी तरह की मेंटेलिटी है जब शिक्षा की बात आती है। जो शिक्षा राहुल गांधी की है वो उच्च है, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में है, और मुझे लगता है वो भी कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स तो देती ही होगी। अगर आप कहाँ पढ़े हैं, कहाँ नहीं पढ़े हैं, ऐसी जगह पढ़े हैं जो बहुत ही मतलब जिसका कोई जवाब नहीं, उस तरह के इंस्टीट्यूशंस में अगर आप पढ़े हैं, उस तरह के सब्जेक्ट्स अगर आप पढ़े हैं, आपके उस तरह के साथी हैं जो इतना ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं कि अब उनका मतलब वो कहीं इतने आध्यात्मिक रूप से इतने ऊपर के लोग हैं कि अब आम आदमी से मिल ही नहीं सकते, पता ही नहीं आम आदमी को वो लोग कहाँ हैं। तो एक तीसरी बात यह। चौथा, मुझे लगता है राहुल गांधी ने जो एक तपस्या की बात कही ना, तो तपस्या क्या मैं हिमालय में बैठ के, मैं किसी गुफा में बैठ के, किसी कंदरा में बैठ के ध्यान ऐसे आंख बंद करके लगाऊं तभी क्या तपस्या माना जाता है? या जो भारत जोड़ो यात्रा के समय उन्होंने किया और उन्होंने कहा यह तपस्या है, और दूसरे लोगों से भी कहा कि इस तरह का तप करें, वो तपस्या है? ये भी एक इशू है जिसको हमें सोचना होगा। और ये भी एक कारण है क्योंकि एक तरफ तपस्या तो हो रही है जहां पे सब तरह के साधन, सब तरह का इवेंट मैनेजमेंट, सब तरह की पब्लिसिटी इत्यादि है, और एक तरफ चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, साथ चल रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग नहीं आ रहे हैं, कुछ लोग कुछ दिन चल रहे हैं, कुछ लोग पूरे साथ चल रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। तो वो तपस्या एक वो भी कारण है। और आखिरी कारण, मतलब कारण तो बहुत होंगे, लेकिन जो मुझे समझ में आता है, दोनों लोग जिस तरह से राजनीति को देखते हैं, एक के राजनीति का मतलब विचारधारा है, वो बिल्कुल साफ साफ कह रहा है। 2024 में इलेक्शन में हारे जीते, आए ना आए, इलेक्शन हारे, लेकिन वो विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, साफ किया है। अब तो आरएसएस भी लामबंद हो गया है उनके अगेंस्ट, विचारधारा को बहुत स्पष्ट कर रहे हैं कि ये कौन सी विचारधारा है, ये समाज को कैसे बांटती है, समाज में कैसे वो करती है, उस विचारधारा की लड़ाई है। तो कहीं ना कहीं एक मन में वो भी कॉम्प्लेक्स है कि यहां राजनीति का मतलब केवल चुनाव जीतना, जीतो हार है, मतलब लड़के तोड़ के गिरा के पो करके, एक चुनी हुई सरकार है उसको गिरा दो, उसके एमएलए तोड़ लो, उसको धमका दो, ईडी भेजो, सीबीआई भेजो, एक तरफ ये है। तो वो भी एक बहुत कंपैरिजन साफ हो रहा है और साफ साफ दिखाई दे रहा है। मतलब मुझे इसमें कहीं को नहीं कि साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कॉम्प्लेक्स का एक कारण तो ये भी जरूर है कि भाई एक व्यक्ति विचारधारा, तपस्या, शिक्षा बाहर बुलाया जा रहा है, और दूसरी तरफ जिस तरह की बातें हो रही हैं उससे कोई इलेक्शन तो जीत सकता है, लेकिन उससे कोई समाज बदल दे या कोई विचार इस तरह की बात हो जाए, वो होना तो मुश्किल दिख रहा है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।